स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज अपन बच्चों करेंगे क्वेश्चंस। लेसन नंबर 5 जो अपना है विद्युत धारा, उसके अपन करेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो देखिए आपका ये पहला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों ये है अपना क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध, यानी कि एक प्लेटिनम की प्रतिरोध तापमापी है जिसके प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम है तथा भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। तो इस तापमापी को जब किसी ऊष्मक में प्रवेश करवाया जाता है, तब तो ऊष्मक में प्रवेश करवाया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध इतना हो जाता है। ओके, तो ऊष्मक का ताप ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो डाटाज अपन को दे रखा है उनको अपन लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, अपने को दे रखा है सबसे पहले R0 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रतिरोध कितना है, 5 ओम। ये अपने को यहाँ पे दे रखा है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर दे रखा अपने को 5.23 ओम। ओके, और 80 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर दे रखा है 5.795 ओम। देखो बच्चों, यहाँ पे अपने को क्या करना है, ऊष्मक का ताप ज्ञात करना है। माना देखिए, वो बात की बात है, अपने एक सूत्र जानते, एक फॉर्मूला अपना होता है कि RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T होता है। तो भाप बिंदु के लिए T बराबर होता है 100 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बेटा, R100 बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 100। ओके, इसको अंदर ले जाते हैं तो R100 बराबर हो जाएगा R0 प्लस R0 अल्फ़ा इंटू 100। R0 को इधर ले आइए तो यहाँ पे R0 बराबर बच जाएगा R0 अल्फ़ा 100। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मैंने बेटा 100 डिग्री सेल्सियस के लिए मैंने ज्ञात कर लिया। अब देखिए बच्चों, माना अब अपने को किसका प्रतिरोध वो ताप ज्ञात करना है, ऊष्मक का ताप ज्ञात करना है। तो माना कि ऊष्मक का ताप T डिग्री सेल्सियस है, तो ऊष्मक के लिए वो वाला सूत्र जो मैंने यहाँ पे किसके लिए लगाया है, फॉर्मूला ये होता है, तो मैंने किसके लिए लगाया, 100 डिग्री सेल्सियस के लिए। अब मैं किसके लिए लगाऊंगा, ऊष्मक के लिए लगाऊंगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं RT बराबर R0 और 1 प्लस अल्फ़ा T। इसको अंदर ले जाएंगे, RT बराबर बच जाएगा R0 अल्फ़ा T दैट। ओके, और इसको इधर ले आएंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा RT माइनस R0 अल्फ़ा T। ओके, ये किसके लिए हो गया बेटा, ये हो गया अपना ऊष्मक के लिए हो गया। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, अपने को T की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, 2 में 1 का डिवाइड कर देते हैं। तो RT माइनस R0 और यहाँ पर R100 माइनस R0 इजुकस टू, यहाँ पे है R0 अल्फ़ा T और यहाँ पर है R0 अल्फ़ा इंटू 100। ये 100 डिग्री सेल्सियस के लिए है और ये ऊष्मक के लिए है। देखिए बेटा, R0 से R0 कट गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, तो अपने पास में T इजुकस टू आ गया RT माइनस R0 R100 माइनस R0 इंटू में 100। अब अगर वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करना चाहता हूँ, जो दिया हुआ है RT की वैल्यू दे रखी है अपने पास में T इजुकस टू 5.795 माइनस R0 की वैल्यू दे रखी है बच्चों 5 ओम। ओके, और अपॉन में R100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.23
और आर नॉट की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू में 100। और जब बच्चों इसको सोल्व करेंगे अपन तो अपने पास में आ जाएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। अगर बच्चों कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो उसको सोल्व करके देख लीजिएगा। यह आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5.3 है। ओके, अब मेरे हिसाब से ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हाँ जो बच्चों ये है अपना एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 पॉइंट है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। आपकी बुक में जो है एग्जाम्पल है 5.9 है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मैंने इसको जब इसका कॉन्सेप्ट जिस टाइम पढ़ाया था, मैंने उस टाइम पर 2 प्रतिरोध लेके समझाया था, 2 ताप पर। ओके, उस वाले क्वेश्चन से अपन इसको करेंगे। देखिए एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है जिसकी सहायता से प्रतिरोध परिवर्तन ज्ञात कर ताप का मान ज्ञात किया जा सकता है। ओके, इस प्रतिरोध तापमापी का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है? 50 डिग्री से 50 ओम है। जब तापमापी को एक पात्र जिसमें चांदी के गलन बिंदु पर में रखा गया है तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़कर 80 ओम हो जाता है। देखिए, तो यह मानकर कि इस तापराश में प्रतिरोध का मान परिवर्तन होता है, चांदी के गलन बिंदु का मान ज्ञात कीजिए कि चांदी, यानी कहने का मतलब है कि 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है उसका ताप बढ़कर, उसका प्रतिरोध बढ़कर कितना हो जाता है? 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वो 80 ओम हो जाता है। अब उसका ताप कितना है, उसका मतलब चांदी का जो पात्र है ना उसका ताप ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर पहला प्रतिरोध अपने को दे रखा है, पहला ताप दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस और R1 दे रखा है 50 ओम। और देखिए बेटा T2 अपने को ज्ञात करना है और R2 बराबर दे रखा है 80 ओम। मैंने आपको बेटा 11वीं क्लास में एक बार बताया था कि प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रारंभिक प्रतिरोध के, और प्रतिरोध में परिवर्तन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ताप परिवर्तन, यानी कि डेल्टा आर इक्वल्स टू अपन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर डेल्टा टी। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा कि R इज इक्वल्स टू अल्फा आर डेल्टा टी। इसको मैंने बोला प्रारंभिक प्रतिरोध मान लीजिए R1 है, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है? R1 है, अंतिम प्रतिरोध कितना है? R2 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ R2 माइनस R1। और इसको बेटा देखिए प्रारंभिक प्रतिरोध इसकी जगह लिख सकता हूँ R1 डेल्टा टी। इस प्रकार से अपन ये इसको लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा वहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट पिकअप किया है 11वीं क्लास से। देखिए कि जो प्रतिरोध में माना प्रारंभिक प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध कितना है? R2 है। तो देखिए कि प्रतिरोध में परिवर्तन होता है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ओके, और ताप में परिवर्तन के समानुपाती भी होता है। मैं समीकरण 1 और 2 से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्फा में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से अपने पास में इक्वेशन एक फॉर्मूला आ जाता है नया अपने को ज्ञात। अब देखिए बेटा इस जगह पर मैं इस फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ? वो इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं डेल्टा टी को भी लिख सकता हूँ T2 माइनस T1, और अपने को T2 ही क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए इस फॉर्मूले से R2 माइनस R1 बराबर अल्फा R1 डेल्टा टी। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R1 माइनस R2 R1 और यहाँ पे लिख सकता हूँ T2 माइनस T1। ओके, यहाँ पे बच्चों T2 माइनस T1 को रोक दीजिए और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा। तो R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1 की वैल्यू आ गई। ओके, अब बच्चों अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, या मैं इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी डेल्टा टी रहने दीजिए लास्ट में, फिर इसको अपन क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा टी इक्वल्स टू आ गया R2 माइनस R1 अल्फा। ओके, ये अपना आ गया फॉर्मूला। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट बात के ऊपर। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर अपन डाटा जिसमें पुट कर देते हैं जो अपने को गिवन होता है। ओके, तो यहाँ से देखिए बच्चों अपन क्या कर रहे हैं कि डेल्टा टी इक्वल्स टू हो गया R2 कितना है बेटा? 80 माइनस R1 कितना है? 50। और यहाँ पे देखिए बच्चों R1 कितना है? 50 और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है?
3.8 इंटू 10⁻³ और जब बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा 157.9 डिग्री सेल्सियस। ये अपने पास में डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। अब बच्चों अपन जानते हैं डेल्टा टी यानी कि ताप में परिवर्तन, और ताप में परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। तो अंतिम ताप मैंने T2 मान लिया, प्रारंभिक ताप मैंने T1 मान लिया। ये आ गया अपने पास में 157.9 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए बच्चों अपन को निकालना है T2 की वैल्यू, तो T2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो इधर क्या कर देंगे T1 को लाकर प्लस कर देंगे। जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो T2 बराबर, अब देखिए T1 की वैल्यू क्या है अपने यहाँ पे, T1 की वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस। तो T2 इक्वल टू आ जाएगा 157.9 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा बेटा, T2 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 0.9 तो अपनी जगह पर आ गया, ऐसे कैसे, 7 भी अपनी जगह पर आ गया, 5 और 2 7 हो गया, और ये हो गया 177 डिग्री सेल्सियस। ये बिल्कुल इजी वे है इसको फाइंड करने का। इस प्रकार से अपन कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके बच्चों, मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक मैंने आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 2-3 बार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपको आराम से क्वेश्चन आने लग जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आपकी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 4। आपकी बुक का चौथा न्यूमेरिकल है और बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी वे में आप इसको कर सकते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध तार हैं को श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। और ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा यदि, पहले तो अपन को ज्ञात है कुल प्रतिरोध यानी कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है श्रेणी क्रम का। यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी से कर दिया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता कितनी होगी। सबसे पहले बच्चों इसका बना लेते हैं अपन डायग्राम। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। तीनों को अपन ने क्या कर दिया बच्चों, एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ओके, ये हो गया अपना R1, ये हो गया अपना R2, ये हो गया अपना R3। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। ओके, तो देखिए बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो होता है वह कितना होता है, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर। ओके, तो देखिए R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा सम ऑफ दी ऑल रेजिस्टेंस R3। तो R इक्विवेलेंट आ गया अपने पास में 1 + 2 + 3 = 6 ओम। ये तो आ गया कुल प्रतिरोध क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बच्चों यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, विभवांतर ज्ञात करेंगे V1, और यहाँ का विभवांतर भी अपन क्या करेंगे बच्चों V2, और यहाँ का विभवांतर भी अपन क्या करेंगे V3 ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, जब मैंने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उस टाइम बताया था कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में करंट समान होता है, करंट कांस्टेंट होता है, धारा कांस्टेंट होती है, नियत होती है। इसमें भी जितनी है इसमें भी, तीनों में समान धारा प्रवाहित होती है। ओनली किसका डिवीजन होता है, पोटेंशियल का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो अपन यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, इस टाइप, यानी कि यहाँ का विभव ज्ञात करना, इस यहाँ का विभव ज्ञात करना, यहाँ का विभव ज्ञात करना। बच्चों ये तो बेटा श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, इजी वे में इसको अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये जब समांतर क्रम में दिया हुआ हो तब प्रत्येक में क्या पूछ ले, धारा पूछ ले, तो ये बहुत टफ हो जाता है। किस प्रकार से अपन करंट को फाइंड कर देते हैं, मैंने उसका अलग से आपको एक फॉर्मूला ही बताया था, वो फॉर्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चाहिए अपने को विभव चाहिए, और विभव के लिए क्या होना चाहिए, ओम के नियम से V = IR।
तो अपने को क्या चाहिए, R तो अपने पास है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, तीनों का R है, अपने पास में I नहीं है, तो I ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, परिपथ में कुल धारा I बराबर हो जाएगा V अपॉन R इक्वलेंट। V कितना है बच्चों, V है 12 और ये कितना है, ये 6 है, तो आ गई 2, अर्थात I बराबर आ गया 2 एम्पियर। यहाँ पर भी I बराबर 2 एम्पियर और इधर भी I बराबर 2 एम्पियर। इसमें 2 एम्पियर की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो देखिए V इक्वल टू होता है IR, तो V1 कितना हो जाएगा, IR1। V1 में जो आज कितना 2, R1 कितना है बच्चा, 1 यहाँ पर है, तो ये आ गया 2 एकम 2 वोल्ट। इसी प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, V2 ज्ञात करना चाहूँ दूसरे पर, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2। तो V2 इक्वल टू I कितना 2 और R2 कितना है 2 ओम, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बराबर 4 वोल्ट। अब मैं निकालना चाहता हूँ R3 के सिरों पर विभवांतर, V3 इक्वल टू IR3। V3I कितना होगा, तीनों में देखिए बेटा करंट समान है, ओके, तो V और R कितना है 3, तो V3 इक्वल टू आ गया 3 दूनी 6 वोल्ट। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। हाँ तो बच्चों, ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 6 और देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये तो बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन है। 10th की बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो 10th वाले बच्चे भी इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे वीडियो को देखिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, 15 मीटर लंबे तथा 6 गुणा 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से नगण्य धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि उसमें कुछ धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसका प्रतिरोध कितना आ गया, 5 ओम मापा गया है, तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सॉल्यूशन देखिए, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, तो रो इक्वल टू आ जाएगा RA अपॉन L। रो की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी है 5 ओम, यहाँ से अपन ने 5 ओम रख दिया। A की वैल्यू कितनी है 6 गुणा 10 की पावर -7, यहाँ से अपन ने इसको वैल्यू पुट कर दिया। L कितना है बेटा इसका 15 इसका L है और ये आ गई ओम मीटर। ओम मीटर इसका मात्रक होता है, 5 3 15, 3 दूनी 6, तो रो बराबर आ गया 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों में इसमें एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जो प्रतिरोध जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है और प्रतिरोध इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। अब ये इसको मैंने दे दिया समीकरण 1 और इसको दे दिया समीकरण 2। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों ये मैंने फॉर्मूला कहाँ से लिया गया है, यानी कि प्रतिरोध की निर्भरता वाले टॉपिक से एक फॉर्मूला लिया गया है। समीकरण 1 और 2 से लिख सकता हूँ मैं L अपॉन A, यानी कि चालक तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा और चालक तार जितना मोटा होगा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ओके, मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ बच्चों, समानुपाती को हटाकर यहाँ पर क्या लगाना चाहता हूँ, को एक मतलब इक्वल लगाना चाहता हूँ, तो इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं रो अपॉन A। ओके, जहाँ पे ये रो क्या है प्रतिरोधकता है। देखिए बच्चों ये कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है, अतः ये जो रो होता है मतलब कि जो प्रतिरोधकता होती है वह चालक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे निर्भर नहीं करती है। ये किस पर निर्भर करती है, यह निर्भर करती है कि मटेरियल किसका बना होता है। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ भी है, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे नॉलेज के लिए बता देता हूँ, फॉर नॉलेज ओनली, कि मान लीजिए अपने पास में एक X तार है, ओके, जिसकी प्रतिरोधकता रो है तथा प्रतिरोध R है। एक X तार है जिसकी प्रतिरोधकता रो है और प्रतिरोध क्या है R है
और लंबाई कितनी है, एल है। ओके, अब अगर मान लीजिए इस तार x को अपन ने क्या कर दिया, खींचकर लंबा कर दिया। जब इसको लंबा कर दिया जाता है तो इसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपन यहाँ पे आंसर देंगे कि प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रतिरोधकता जो होती है वह क्या होती है, पदार्थ की मटेरियल पर निर्भर करती है, उसकी लंबाई चौड़ाई पर निर्भर नहीं करती है। तो फॉर द नॉलेज ये आप इसको लर्न कर लेना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 9, और इसका कॉन्सेप्ट है सेल वाले टॉपिक से। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है, 12 वोल्ट है, यानी कि अपने को दे रखा है E बराबर 12 वोल्ट, E बराबर 12 वोल्ट है, तथा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.4 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। तो बैटरी से ली जाने वाली धारा का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ओके, आई बराबर अपन को क्या ज्ञात करना है, आई मैक्सिमम अपने को ज्ञात करना है। देखो बच्चों, जब मैंने सेल वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था उस टाइम पे ये बताया था कि ई जो होता है वो क्या होता है, आई आर प्लस वी होता है, यानी कि आई आर प्लस आई कैपिटल आर होता है। यहाँ पर ये बैटरी लगा दी और इस बैटरी को इससे जोड़ दिया बाह्य प्रतिरोध से, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसका आंतरिक प्रतिरोध कर दिया R, और ये होता है E। इस प्रकार से अगर अपन ने इसको जोड़ देते हैं तो ये जो E होता है ये प्लस ये माइनस, इस प्रकार से मैंने एक टॉपिक समझाया था आपको, ये बाह्य प्रतिरोध R हैं। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या करता है, R के सिरों पर विभवांतर और V के सिरों पर विभवांतर के इक्वल होता है। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिखा था, E इजुकल्स टू R प्लस R के सिरों पर विभवांतर। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ V डैश प्लस V, और V डैश इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर विभवांतर होगा IR। अगर इससे धारा कितनी आ रही है, I धारा अगर ली जा रही है तो V इक्वल टू हो जाएगा IR और V डैश हो जाएगा I स्मॉल r। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ E इक्वल टू IR प्लस I कैपिटल R। देखिए बच्चों, इसमें कॉमन क्या आ गया अपने पास में, I कॉमन आ गया, तो R प्लस R इक्वल टू E। अर्थात मैं इसको यहाँ से सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो I बराबर आ जाएगा, या देखो बच्चों I बराबर आ जाएगा E अपॉन R प्लस R। ये हो गई, इसको अपन बोलते हैं बच्चों सेल से प्राप्त धारा। ये क्या है, सेल से प्राप्त धारा है। और अधिकतम धारा के लिए आर इजुकल्स टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई मैक्सिमम इजुकल्स टू ई अपॉन आर प्लस 0, या आई मैक्सिमम इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम इक्वल टू ई कितना है, ई को ई रहने दीजिए और आर की जगह आर। ई का मान कितना है 12 और इसका कितना है 0.4, इसका पॉइंट हटा दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 × 12, यानी कि आई मैक्सिमम कितना आएगा 30 एम्पियर धारा इससे अपन ले सकते हैं। ओके, और इस प्रकार से क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन अभी अपन ने सोल्व किया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और अब एक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाते हैं जो आपकी बुक का लघुत्रात्मक प्रश्न है। आपकी बुक का लघुत्रात्मक प्रश्न है, और प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न बहुत आसान है लघुत्रात्मक का। लघुत्रात्मक प्रश्न नंबर 8। देखिए बच्चों, लघुत्रात्मक प्रश्न नंबर 8 क्या है, ये है अपने पास में कि एक लघुत्रात्मक प्रश्न में है, ये प्रश्न नंबर 8 है। और ये प्रश्न देखिए क्या है
ये पर्सन है कि कोई 8 आर प्रतिरोध का कोई तार है जो बिल्कुल ऐसे लंबा है, उसको वर्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो उसके सिरों पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ओके, तो देखिए बच्चों, ये बिल्कुल एक तार है और इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, इसका प्रतिरोध है 8 आर। ओके, अब ऐसे मोड़ दिया, तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहता हूँ इस AB के मध्य प्रतिरोध देखना चाहता हूँ, तो ये हो गया 4 आर और इसका भी हो गया 4 आर। ओके, अगर बच्चों में इसके यहाँ पे एक बैटरी लगा दूँ, तो यहाँ से धारा जाएगी, एक धारा इधर जाएगी, एक धारा इधर जाएगी, यानी कि धारा में क्या हो गया, करंट में डिवाइडेशन हो गया। यहाँ पे अगर मैं बैटरी लगा दूँ तो ये देखिए बेटा, आधा तार जो था वो ऊपर रह गया और आधा तार नीचे रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों आधा पोर्शन है वो कौन से क्रम में हो गए, इसके समांतर क्रम में हो गया। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4R इंटू 4R अपॉन 4R प्लस 4R। तो कितना हो जाएगा, देखिए 4R स्क्वायर, वो 16R स्क्वायर और नीचे हो गया 8R। इस R से ये कट गया और ये कट गया, तो इसका तुल्य आ जाएगा 2R। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि R ओम के 7 प्रतिरोध है, 5 प्रतिरोध है। R ओम के 5 प्रतिरोध है, इनमें से पहले 3 को क्या कर दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3। ये पहले को क्या कर दिया, पहले तीनों को तो क्या कर दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया, और जो बाकी के 2 बचे इनमें से उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ये आपको मैंने होमवर्क में दे दिया है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, ये जो मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को देखिए, R के 5 प्रतिरोध, पहले 3 समांतर क्रम, पहले 3 तो कौन से हैं, समांतर क्रम में, तथा 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह आपके लिए होमवर्क है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, यानी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।